नमस्कार, एएमवी नेटवर्क पर चुनाव पर खास देख रहे हैं। यहाँ पर आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। 58 सीटों पर 9 बजे तक 10.82% मतदान। दिल्ली में 9 बजे तक 8.94% मतदान। उत्तर प्रदेश में 9 बजे तक आपको बता दें कि 12.33% मतदान हुआ है। बंगाल में 9 बजे तक 16.54% मतदान हुआ है और बिहार में 9 बजे तक 9.66% मतदान हुआ है। हरियाणा में 9 बजे तक 8.31% मतदान हुआ है। ओडिशा में 9 बजे तक 7.45% मतदान हुआ है। वहीं अनंतनाग राजौरी में 9 बजे तक 8.99% मतदान हुआ है। तो वोटिंग प्रतिशत आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में कितना प्रतिशत मतदान जो है वो 9 बजे तक हो चुका है। सभी का आंकड़ा बारी बारी हमने आपको दिया था। अनंतनाग राजौरी में 8.99% तक मतदान हो चुका है। इसके साथ ही आपको बता दें कि 58 सीटों पर 9 बजे तक 10.82% मतदान हो चुका है। अपनी भागीदारी करने पर प्रसन्नता होती है और विकसित भारत के लिए, मजबूत राष्ट्र के लिए और सुदृढ़ नेतृत्व के लिए हमने मतदान किया है। आप देखिए, जितने ये परिवार, सब हमारे परिवार के लोग हैं, सबको हमने संदेश दिया था कि सुबह सुबह वोट डालना। और इतनी लंबी लाइन लगी है, लोगों में उत्साह है। लोग माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं और माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया, उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है। कि मैं अभी अपना वोट डाल के आ रही हूँ और मैं सभी दिल्ली वालों से अपील करना चाहूंगी कि वो भी आएं, अपना वोट डालें। महंगाई के खिलाफ अपना वोट डालें, बेरोजगारी के खिलाफ अपना वोट डालें, तानाशाही के खिलाफ अपना वोट डालें और जिस तरह से एक एक करके देश में विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला जा रहा है, उसके खिलाफ अपना वोट डालें। उत्साह भी है, ऊर्जा भी है और चुनाव हम जीत रहे हैं। चांदनी चौक की सीट हम रिकॉर्ड मार्जिन से जीतेंगे। सपने देखना हर एक का हक है। मैं किसी को सपने देखने से रोक नहीं सकता। मेरा पूरा परिवार आया है, मेरे भाई हैं, मेरी बेटियां हैं, सब लोग हैं और लोकतंत्र के इस महापर्व में हम सब परिवार के साथ अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने आए हैं। इस बार का मुद्दा 2047 में भारत को विकसित देखना है। इस बार का मुद्दा भारत की सीमाओं को सुरक्षित देखने का है। इस बार का मुद्दा भारत से भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को समूल नाश करने का है। इस बार का मुद्दा इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का है। एनडीए 400 पार है। जनता का भरपूर आशीर्वाद पूरी चुनाव कैंपेन में देखने को मिला है। कांग्रेस अपनी 44 सीटें भी बचा पाए तो मुश्किल लग रहा है। मैंने अपने देश की विकास यात्रा में सहभागिता के लिए और एक विकसित राष्ट्र के स्वप्न के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना मतदान कर दिया। सभी दिल्ली वासियों से मेरा ये निवेदन है और मेरी अपील है कि प्लीज घरों से निकलिए और अपना वोट डालिए। ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, आपकी दिशा और दशा तय करेगा। आपका एक वोट देश की विकास यात्रा में बहुत अहम भूमिका निभाता है। हम लोग जो हैं अभी वोट किए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मैं इस बूथ में फर्स्ट मेल वोटर हूं। अब ये मतदान जो होता है, हम तो चाहते हैं कि भारी संख्या में आज वोट पड़े, क्योंकि ये देश के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय का समय है और मुझे पूरा विश्वास है कि देश जो है, दिल्ली के वोटर भी विकसित भारत और मोदी सरकार को एक बार और वोट देंगे और एक बार और मोदी सरकार वापस आएगी। कम होगा? नहीं, ऐसा है कि 400 पार का एक सेंटिमेंट है और 400 पार करने में कोई मुश्किल नहीं है। हमारे 303 ऑलरेडी है और 10% भी हमारी सीटें बढ़ती है तो 330-33 होती है, 15% बढ़ती है 345। हमारे 37 अलाइज हैं, तो अगर उनमें से आधे के भी 2-3 सीटें आए तो हम 400 के अच्छा आराम से पार करेंगे।
शशि थरूर के बारे में ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते। वो मेरे स्टूडेंट थे। मैं आपको उनको स्टूडेंट नहीं मानता क्योंकि मैं टीचिंग फैकल्टी में था जब वो स्टूडेंट थे। ठीक है, वो जो करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। उनको बोला अपनी कांग्रेस की सीट्स का ध्यान रखिए, अपनी सीट पर्सनली का ध्यान रखिए, और कांग्रेस की कितनी आएंगी और एनडीए की कितनी आएंगी वो तो अभी थोड़े दिन के समय है। करनाल विधानसभा दोनों में अपना पहला वोट डालने का अवसर प्राप्त हो गया है, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी आ गया था और मैं अपने आप को इस बात के लिए गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैंने इस अपने पोलिंग बूथ पर पहला वोट डाला है। क्या कहना चाहेंगे लोगों को? मैंने प्रातःकाल उठ करके संविधान को स्मरण कर, अपने आराध्य देव को स्मरण कर और आज ये वोट डाला है। मैं जनता को यही कहूंगा कि इस लोकतंत्र पर्व में बढ़ चढ़कर भाग ले, 100% मतदान करें, और उसमें पार्टी के नाते अपील है कि भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक। मैं पूरे लोकसभा के सभी 9 की 9 विधानसभा में 1 या 2 बूथ सब जगह जाकर के, और सायंकाल तक मुझे लगता है मैं सभी 9 विधानसभाओं में एक बार होकर आऊंगा। मैं तो सभी हरियाणा के नागरिकों से यही आग्रह करूंगा, वोटर से, कि बाहर निकलिए, बदलाव के लिए वोट डालिए। ये लोकतंत्र का महापर्व बहुत महत्वपूर्ण है और आपका एक एक मत बदलाव की हिस्सेदारी बनेगा। गर्मी से ना घबराइए, बाहर निकलकर बदलाव के लिए अपने वोट की ताकत का। तो लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ शायक खान जुड़ गए हैं अनंतनाग राजौरी से, संवाददाता, और साथ ही साथ मेरी सहयोगी बबीता भी हमारे साथ जुड़ गई हैं और संवाददाता ओम शील भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओम, मैं आपके पास आते हुए 58 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से 8 राज्य के 58 सीटों पर छठे चरण में वोटिंग हो रही है, लोग भारी मात्रा में निकल रहे हैं। 10.82% वोटिंग भी हो चुका है अभी तक। और अभी अगर हम देखें तो चाहे हम बिहार की बात कर ले या झारखंड की बात कर ले, तो वहां पर कई सारे ऐसे हाई प्रोफाइल सीट है जहां पर जो वोटर्स है वो भी काफी ज्यादा तादाद में आ रहे हैं और अपना मताधिकार का पालन कर रहे हैं। वही अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी में कई सारी ऐसी सीट है जो कि भारतीय जनता पार्टी की दांव पे लगी हुई। चाहे वो हम बात कर ले सुल्तानपुर की, जहां से मेनका गांधी चुनाव लड़ रही हैं। भारतीय आपको याद दिलाना चाहूंगा क्योंकि वहां पर काफी नाराजगी है मेनका गांधी को लेकर, और उसी का नतीजा रहा कि पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट जब कटता है तो वो पार्टी के सारे कार्यक्रम से वो दूरी बना लेते हैं। लेकिन अंतिम दौर में जब चुनाव प्रचार का अंतिम दौर चल रहा था तो वो अपनी मां के लिए अंत में आते हैं चुनाव प्रचार करने के लिए। तो कहीं ना कहीं वो जो सीट है काफी हाई प्रोफाइल और काफी टक्कर का मुकाबला रहने वाला है वहां पर। ठीक है ओम, आपके पास वापस लौटूंगी। शायद आपके पास आते हुए, आप पोलिंग बूथ पर मौजूद हैं और मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि 370 हटने के बाद पहली बार वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में, कैसी तस्वीरें वहां से सामने आ रही है? अगर अनंतनाग जिले की बात करें, जब अनंतनाग में मौजूदा आप देख रहे हो, मेरे पीछे आप लाइव तस्वीर देख रहे हो कि लोग कैसे अपना वोट कास्ट करने के लिए आ रहे हैं। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। जहां पे अभी हमने देखा डिफरेंट पोलिंग स्टेशन में गए, वहां पे भी यही देखा हमने, कतारों में लोग लगे हैं कि अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी और सारी है। इसी बीच में हमें न्यूज आई कि मैडम महबूबा मुफ्ती को भी डिटेन किया गया, उसने प्रोटेस्ट किया है। जो नेशनल हाईवे इजरारा पे वहां पे उसको डिटेन किया गया है और उसने प्रोटेस्ट वहां पे किया है। इसलिए प्रोटेस्ट वहां पे किए गए, जो उसके कार्यकर्ता है उनको रात में पुलिस ने डिटेन किया था, इस वजह से उसने भी प्रोटेस्ट किया। उसके साथ साथ अभी हम यहाँ पे बैठे थे, इर्तिजा मुफ्ती भी यहाँ पे आई और उन्होंने भी यही कहा कि अगर हमारे जो वर्कर्स है उनको ये डिटेन कर रहे हैं, उनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि ये सीट पे हम बिल्कुल मजबूत है। ये वही सीट है, मैं आपको याद दिला दूं, जिस सीट के बारे में अनाउंसमेंट सबसे लास्ट में की गई। ये सबसे हॉट सीट मानी जाती है क्योंकि इस पे एक्स चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती भी लड़ रही है और साथ के साथ यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स भी लड़ रहे हैं। जो नामवर लीडर्स है वो इस सीट के लिए लड़ रहे हैं और ये हॉट सीट रही है बिल्कुल। और शायद चर्चा ये भी है कि मियां अल्ताफ अहमद जो कि महबूबा मुफ्ती के विरोध में यहाँ पर खड़े हुए हैं, उनकी चर्चा ज्यादा है। शायद मैं आपके पास लौटूंगी और मैं कोशिश करूं, आप कोशिश कीजिए कि वहां पर जो आपके पीछे लोग दिखाई दे रहे हैं उनसे बातचीत आपकी हो जाए। लेकिन उससे पहले बबीता, आपके पास आते हुए, उड़ीसा में 6 सीटों पर वोटिंग जारी है, क्या कुछ अपडेट आपके पास है?
बिल्कुल भारती, क्योंकि आज 8 राज्यों के 58 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है और इसी बीच जो ओडिशा की अगर बात की जाए, खासकर ओडिशा की, तो 6 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि जनता को मैं ये बता दूं कि आज सिर्फ लोकसभा चुनाव नहीं है, ओडिशा में 147 सीटों पर विधानसभा चुनाव भी होने जा रहे हैं। तो यानी कि अगर देखा जाए तो चुनाव काफी ज्यादा, अगर देखा जाए, कांटे की टक्कर बीजेपी और बीजेडी दोनों के बीच में है और मुकाबला काफी दिलचस्प है, रोचक बना हुआ है। इसी बीच एक तरफ बीजेडी के सामने जो है अपना किला बचाने की चुनौती है, तो वहीं पर बीजेपी लगातार उसमें सेंधमारी करने का प्रयास कर रही है और वो कई ऐसे मुद्दे भी उठा रही है, स्थानीय मुद्दे, कि जिससे बीजेडी को घेरा जा सके। वहीं आपको बता दूं भारती में ये भी कि आज जिन जिन सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, पहले उन सीट के बारे में बता दूं। ओडिशा के 6 सीटों पर आज चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें संबलपुर, क्योंझर और ढेंकनाल और कटक, पुरी और भुवनेश्वर में ये चुनाव होने जा रहे हैं। वहीं पर अगर बात प्रतिशत की जाए तो वोटों के प्रतिशत लगातार इसमें बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। ओडिशा में अब तक अगर 9 बजे तक की बात की जाए, वोटर टर्नआउट देखा जाए तो 7.43% जो है यहाँ पर वोटिंग अभी तक हो चुकी है और लगातार ये वोटिंग का जो परसेंटेज है वो बढ़ता भी जा रहा है। ठीक है बबीता, आपके पास लौटूंगी। शायद आपके पास आते हुए मैंने कहा था कि आप कोशिश करें पोलिंग बूथ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे बातचीत करने की, कि वो किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। आपने इससे पहले भी बातचीत की होगी वहां पर लोगों से, लोगों ने बताया कि किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पर आए हुए हैं। शायद जी, आपको बताते चलूं कि अभी भी लोग यहाँ पे जो वोट कास्ट करने के लिए आए, इसीलिए वोट अपना कास्ट कर रहे थे। वो ये जानते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। उसके साथ साथ लोग कह रहे हैं डेवलपमेंट में हम वर्कआउट होना चाहिए, जो डेवलपमेंट है वो भी पूरा नहीं है, उससे वर्कआउट होना चाहिए। इसीलिए जो हम वोट कास्ट कर रहे, अपने नुमाइंदों को चुन रहे, वो हमारे इन कामों को करके दे। इसीलिए डेवलपमेंट का मेन मुद्दा है और साथ के साथ बेरोजगारी का भी मेन मुद्दा है, इसीलिए वोट कास्ट कर रहे यहाँ के लोग। ओम, आपके पास आते हुए अगर बिहार की मैं बात करूं तो बिहार में हॉट सीट आप किसे मानते हैं और किस पर कांटे की टक्कर आप मानते हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का शिवहर सीट, बिहार के 8 सीटों पर आज चुनाव हो रहे हैं। उनमें से अगर हम शिवहर की बात करते तो आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद वहां से चुनाव लड़ रही है जेडीयू के टिकट पे। वहीं आरजेडी से रितु जायसवाल लड़ रही हैं। वहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प इसलिए होने वाला है क्योंकि दोनों उम्मीदवार जो है वो महिला हैं और एक आनंद मोहन के प्रति एक समर्थन, क्योंकि आनंद मोहन काफी दिनों से जेल में रहे थे, तो उनके समर्थक भी काफी उस समय तक शांत रहते थे और सरकार के खिलाफ, जब भी जो एनडीए सरकार थी उसके कहीं ना कहीं विरोध में वोट जाता था। लेकिन इस बार अब देखने वाली बात ये होगी कि जेडीयू बीजेपी के साथ चली गई है, एनडीए में एक बार फिर वापस से शामिल हो गई है। तो क्या इस बार जो वोट बैंक है आनंद मोहन पांडे का और उनके आनंद मोहन का और उनके समर्थकों का, क्या ये वोट बैंक ट्रांसफर हो पाता है? और ये वोट बैंक ट्रांसफर करने में ये आनंद मोहन सफल हो पाते हैं, जेडीयू सफल हो पाती है एनडीए को एक और सीट दिलाने में, ये बड़ा सवाल है। वहीं अगर हम सिवान की बात करते हैं तो सिवान का मुकाबला इसलिए दिलचस्प हो जाता है कि आपको याद होगा आरजेडी के काफी चर्चित नेता और काफी बाहुबली नेता अगर हम कह ले, शहाबुद्दीन जो थे, उनकी वाइफ अब आरजेडी के टिकट पर नहीं निर्दलीय लड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो जाता है। आरजेडी कहा यह जा रहा था कि आरजेडी उन्हें टिकट देगी, लेकिन उन्हें टिकट इस बार नहीं मिला। बहरहाल आपने पूर्व में तस्वीर भी देखी होगी कि तेजस्वी यादव उनके घर बात ये है ओम कि वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनते हुए दिखाई दे रहा है। राजनीति की यही तो बात अच्छी है कि कब अपने बेगाने हो जाएं और बेगाने अपने हो जाएं, पता नहीं चलता। बबीता, आपके पास लौटते हुए ओडिशा की जिन 6 सीटों पर वोटिंग जारी है, कौन किस पर भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भारतीय की ओडिशा की 6 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। वहीं पर अगर बता दूं कि जो सुंदरपुर सीट है स्पेशली वो ज़्यादा जो है दिलचस्प बनी हुई है। कहा जा रहा है जो सुंदरगढ़ लोकसभा सीट है उस पर जो है बीजेपी ने यहाँ से 5 बार की जो सांसद है और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी जुएल उराव को उतारा है। तो वहीं पर अगर बीजेडी की बात की जाए तो उनके सामने 4 बार के ओलंपिक खेलों का प्रतिनिधित्व कर चुके हॉकी के प्लेयर भी हैं और दिलीप तिर्की वो दूसरी बार बीजेडी उम्मीदवार के तौर
तौर पर चुनावी मैदान में उतरे। तो काफी दिलचस्प ये मुकाबला होने वाला है, क्योंकि सुंदरगढ़ सीट जो है काफी हॉट सीट है और इस पर सभी की निगाह भी बनी हुई है। वहीं पर आपको बता दें कि लगातार विधानसभा चुनाव भी चल रहे हैं। वहीं पर नवीन पटनायक के सामने एक बड़ी चुनौती बीजेपी की है, क्योंकि लगातार जो बीजेपी मुद्दे उठा रही है और खासकर करके अगर वीके पांडितान जो कि नवीन पटनायक के काफी ज्यादा करीबी भी माने जाते हैं और बाहरी तौर पर उन्हें दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, आप इसका अंदाजा यहां से लगा सकती हैं कि लगातार पीएम नरेंद्र मोदी यहां पर दौरे भी कर रहे हैं और ये मुद्दे उठा रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा कर दिया है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार यहां पर बनेगी और ये भी दावा किया गया है, उन्होंने जनता को भी जो है अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोट करें। लेकिन इसी बीच उन्होंने बड़ा दावा ये किया है कि इस बार बीजेडी को वो खंडार के रहेगी और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बनकर ही रहेगी। वहीं आपको बता दें कि जो नवीन पटनायक है, यहाँ से बीजेडी जो है, बीजेडी के कई ऐसे बड़े विधायक और बड़े चेहरे जो है वो बीजेडी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। यानी कि 2014 के मुकाबले 2019 में 8 जो है सीटों पर गिरावट जो है बीजेडी की तरफ से देखी गई है। तो उम्मीद तो लगाई जा सकती है बीजेपी की तरफ से कि वहां पर उसकी सरकार बन सकती है, लेकिन अभी भी बीजेडी का जो प्रकोप है वहां पर बहुत ज्यादा है। शायद आपके पास आते हुए अनंतनाग राजौरी पर आज चुनाव हो रहा है और महबूबा मुफ्ती की शाख जो है वो दांव पर लगी है। कैसी चर्चाएं जम्मू कश्मीर में चल रही हैं? मैं आपको बता दूं कि कल रात को भी महबूबा मुफ्ती ने यही मैसेज दिया था सब कि हमें आप खिदमत करने का मौका दीजिएगा। तो उनका मैसेज ये आया कि, और दूसरी बात ये भी है कि जो महबूबा मुफ्ती है उनका जो है होम टाउन है अनंतनाग से बहुत स्ट्रांग दिखाई देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें राजौरी साइड की, राजौरी साइड में ये अल्ताफ का स्ट्रांग लग रहा है कि उसका पक्ष स्ट्रांग लग रहा है। अब देखना होगा कि हॉट सीट बनी है, कड़े मुकाबला सही है और इसमें पता ही चलेगा कि जब इसके रिजल्ट्स आएंगे कौन कामयाब। मगर अगर ग्राउंड लेवल की बात करें, ग्राउंड लेवल में जो ऑब्जर्वेशन की हमने, तो ये लग रहा है कि अगर अनंतनाग की बात करें, अनंतनाग में महबूबा जी स्ट्रांग है और अगर राजौरी की बात करें वहां पर मियां अल्ताफ है। तो ये चीज है, तो मियां अल्ताफ को जो गुजर बकरवाल वोट भी है वो भी स्ट्रांग वोट बैंक है उनका। ये देखा जाएगा जब इसके बाद हमें रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि क्या कौन किस केस पर पे। शायद आपके पास लौटूंगी ओमशील, आपके पास आते हुए इंडी गठबंधन जो है वो बीजेपी के खिलाफ बहुत ही पावरफुल स्थिति में खड़ा हुआ है। कितनी बड़ी चुनौती वो खड़ा करता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से इंडी गठबंधन ताल ठोकता आया है इस लोकसभा चुनाव में, आपने देखा होगा कई सारे मुद्दे को लेकर, चाहे वो राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, वो लगातार बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हैं, महंगाई का मुद्दा उठाते हैं। उसके बाद से जो एक सेंटिमेंट वोट लेने की कोशिश इस तर्ज पर किया जाता है कि जो केंद्र एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करती है भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर यह आरोप लगता आया है। चाहे वो हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला हो, जो झारखंड में आपने देखा होगा कल्पना सोरेन मैदान में उतरी और वहां पर एक चुनावी मैदान में उतरकर वो प्रचार प्रसार की हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को लेकर और एक तरीके से उसको क्रेडिट करने की कोशिश, ठीक वैसा ही हमें दिल्ली में भी देखने को मिला। वैसे ही सुनीता केजरीवाल चुनावी मैदान में आ जाती हैं और केजरीवाल जब जेल में थे, अभी खैर बेल पर है वो, लेकिन जब जेल में थे तो उनके पक्ष में वो चुनाव प्रचार कर रही थी और एक सेंटिमेंट वोट्स लेने की कोशिश, चाहे वो सुनीता केजरीवाल हो या फिर कल्पना सोरेन हो या फिर इंडी गठबंधन के तमाम बड़े नेता हो, जो कि ईडी, सीबीआई और जो जितनी भी सारी केंद्र एजेंसियां हैं उसके दुरुपयोग का आरोप लगाती है। वो मुद्दा एक सबसे बड़ा हावी है। दूसरा बेरोजगारी और महंगाई का। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये सारे मुद्दे धरातल पर उतरते हैं, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो समाजवादी पार्टी, अगर हम विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करते माफी जय भारती, तो विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के सभाओं में भीड़ दिख रही थी वो वोट बैंक में तब्दील नहीं हो सकी। वैसे ही रैलियों में भीड़ अभी भी दिख रही है इंडी गठबंधन के रैलियों में, लेकिन क्या वो वोट बैंक में तब्दील हो पाती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है।
वहीं अगर हम बात करते हैं तेजस्वी यादव की, तेजस्वी यादव जब अभी जेडीयू के साथ सरकार बनी, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने, तो उन्होंने ये दावा किया था कि हम नौकरियां देंगे, और उन्होंने 3 से 6 लाख के करीब नौकरियां बांटी भी उन्होंने। उसके बाद जब वो सरकार से हटे तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप दोनों पक्षों से लगाए गए। उसके बाद तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा निकालते हैं। उसके बाद जिस तरीके से जन समर्थन मिलता है तेजस्वी यादव को, वो काफी सराहनीय है, और कहीं ना कहीं इस चीज का प्रभाव हमें जो पूर्व के बीते हुए जो चरण है, जो 5 चरण है, उसमें हमें देखने को मिला है बिहार में। एक हम कह लें कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के पक्ष में, या फिर कह लें भारतीय जनता पार्टी की नाराजगी के लिए आरजेडी को ऑप्शन अब माना जाने लगा है कुछ सीटों पर। क्योंकि अगर हम देखें, जो संजय जायसवाल की सीट है, जो प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की रहे हैं, वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से वो एक बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, उस सीट पे खासा नाराजगी देखने को मिल रहा है। और ऐसी कई सारी सीटें हैं जहां पर देखने को मिल रहा है। जो है वो वाकई में दिलचस्प होने वाला है। शायद आपके पास आते हुए मियां अल्ताफ अहमद, जिनकी चर्चा बहुत ज्यादा हो रही है और कहा जा रहा है कि वो महबूबा मुफ्ती को सीधे तौर पर टक्कर दे रहे हैं, उनके बारे में कुछ बताएं, उनको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? तो अगर आपको मियां अल्ताफ के बारे में बताते चलो, मियां अल्ताफ की जब रैलीज की जाओ, हमने अपने व्यूअर्स को अपडेट दिया कि उनकी रैलीज भी बहुत बढ़ चढ़ कर। उसके बाद मैं आपको बताऊं, पीडीपी जैसे कि पीडीपी पीडीए में थी, उससे बाहर निकल के उसके बाद अलग इलेक्शन लड़ा उन्होंने। जब वो पीडीपी बाहर आए रोडों पे, तो उनका भी ट्रेड स्ट्रॉन्ग, उनके भी जो फॉलोवर्स है वो बहुत आगे आए, उनके जो वर्कर्स है वो आगे आ गए। तो कहीं ना कहीं फिर हमें पीडीपी भी देखने को मिला, अभी भी ये पार्टी एग्जिस्ट कहीं कर रही है। तो ऐसा लग रहा था 370 के बाद पीडीपी कहीं नहीं दिखती है। और जब इस इलेक्शन में आए, इस इलेक्शन में देखा, जब उनकी रैलीज हुई, बहुत सारी रैलीज हुई, उनमें तो लोग बहुत सारे सामने। उसके बाद यहाँ पे मियां अल्ताफ की बात कही, मियां अल्ताफ का स्ट्रॉन्ग पक्ष है, उसने कभी हारा नहीं है, हर वक्त उसकी जीत रही है। उसके बाद कहीं ना कहीं फिर ये पता चला कि ये हॉट सीट बन गई है, तो उसे कांटे की टक्कर हुई। और इस कांटे की टक्कर में अभी हम ये नहीं कह सकते कि कौन जीतेगा। मियां अल्ताफ साहब का भी स्ट्रॉन्ग कैडर है, महबूबा जी का भी स्ट्रॉन्ग कैडर है, अब ये पता चलेगा जब रिजल्ट आएंगे। और मियां अल्ताफ की बात करेंगे, जो विजय बिकरवाल की जो तबका है, वो उसका स्ट्रॉन्ग। और एनसी ने यहाँ जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोगों की बात करें, ओल्ड एज की बात करें, वो एक न एक यही बात करते हैं कि एनसी की ही बात करते हैं। तो इस वजह से एक पक्ष ये भी जाता है कि ये स्ट्रॉन्ग पक्ष है एनसी का। और न्यू यूथ जो है, जो नए लोग हैं, जो न्यू जनरेशन है, वो पीडीपी को कहीं ना कहीं चाहते हैं। और यहाँ से मियां अल्ताफ भी जो है, उनका गुजर बिकरवाल वोट बैंक भी बहुत अच्छा है। तो ये कहना मुश्किल ही होगा जब तक रिजल्ट सामने नहीं आएंगे। बिल्कुल शायक, और आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। साथ ही साथ 8 सीटों पर, 8 राज्यों में 58 सीटों पर वोटिंग जारी है और तस्वीर 4 जून को साफ हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला जो देखा जा रहा है वो दिल्ली, बिहार और यूपी में देखा जा रहा है। अब 4 जून को पता चलेगा कि सत्ता की चाबी जो है वो किसके हाथ में आती है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए AMV नेटवर्क।